जय हिंद बच्चों, अब तक मैंने आपको मानवीय करना की दिव्य चमक पाठ में फादर बुल्के के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाया। उनकी सन्यासी बनने का कारण बताया कि वो कब आए, कैसे बने सन्यासी। इसके अलावा मैंने बताया कि उन्हें कौन सी बीमारी हो गई थी, उसके बारे में बताया, और उन्हें उनके परिवार की स्थिति के बारे में बताया कि उनके कितने बहन भाई थे और माँ बाप थे, क्या थे। तो अब मैं इससे आगे आज पढ़ाऊँगी कि उनके बारे में कि अब उन्होंने सबसे पहले जो फादर बुल्के ने क्या किया था कि बच्चों, फादर बुल्के ने रैम्स चैपल, अपनी बेल्जियम का एक छोटा सा शहर है रैम्स चैपल, वहाँ से उसे छोड़ करके वो अपने माँ बाप भाई बहनों को छोड़कर उन्होंने क्या इच्छा करी कि मुझे सन्यासी बनना है। इंजीनियरिंग की तीसरी साल में जब वो आए, अचानक उन्हें संसार से विरक्ति हो गई और उन्होंने क्या सोचा कि मुझे भारत में जाकर सन्यास अपनी लेना है और वहीं पर निवास करना है। तो बच्चों, वो भारत में आए। लेखक ने उनके बारे में जानना भी चाहा कि भारत में रहने का क्यों विचार बनाया, अपना परिवार को क्यों छोड़ा। तो उन्होंने कहा ये सब ईश्वर की मर्जी थी, जैसा ईश्वर चाहता है इंसान वैसा ही होता जा रहा है। इससे पता चलता है कि फादर बुल्के को ईश्वर में बहुत ही विश्वास था, यकीन था, और ईश्वर की सत्ता को बहुत मानते थे। तो बच्चों, इसके बाद उन्होंने क्या किया, जब वो आए तो उन्होंने जो फादर बुल्के ने यहाँ आकर कलकत्ता से उन्होंने बीए किया, फिर उन्होंने इलाहाबाद से एमए किया, फिर इसके बाद प्रयाग से उन्होंने पीएचडी की। और पीएचडी करने के बाद वो रांची में रहे, विभागाध्यक्ष उसके एचओडी रहे हिंदी के। इसके बाद उन्होंने अचानक पटना में जब चले गए थे तो उनकी तबीयत खराब हो गई, और पटना में तबीयत खराब हो गई, वहीं उससे वो दिल्ली आ गए और दिल्ली में 73 की एज में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से हमने फादर बुल्के के बारे में अब तक पढ़ा। तो बच्चों, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे कि फादर बुल्के ने आगे क्या क्या कार्य किए। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने लिखा फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। यानी संकल्प से, यानी वो अपनी दृढ़ निश्चय करने वाले थे कि वो सन्यासी बनना चाहते थे। कभी कभी लगता है कि वे मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। क्योंकि बेटा, सन्यासियों की क्या धारणा होती है कि उन्हें किसी से मोह नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने जो दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे सन्यासी बनना, इसलिए वो सन्यासी थे। वैसे मन से वो सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वो ऐसे सन्यासी थे कि वो जिससे भी प्रेम जोड़ते थे वो उससे कभी तोड़ते नहीं थे, सारी जिंदगी उनसे निभाने की उनकी आदत थी। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। जब भी दिल्ली जाते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उसकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए काट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है कि हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए पाया है। यानी कि उन्होंने देखा कि उन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए काटे नहीं जाते हों, ऐसे तर्क देते थे। और उन्हें कितनी बार ऐसा झुंझलाते हुए देखा है कि वो उनके मन में एक सवाल होता था कि हिंदी भाषी लोग ही इतनी हिंदी की उपेक्षा क्यों करते हैं, जिसे देखकर उन्हें बड़ा ही दुख उनके चेहरे पर दिखाई देता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े
दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति। लेकिन लेखक को वो चीज़ याद आ रही है जब उनकी पत्नी की मौत हो गई और उनके पुत्र की मृत्यु। उस समय उनकी जो सांत्वना भरे जो शब्द थे फादर बुल्के के, लेखक को उनकी स्मरण करके वो बहुत ही दुखी होते हैं। उनसे उन्हें बहुत शांति मिलती है कि जिस तरीके से वो शांति से उन्हें समझा रहे थे। आज वे नहीं हैं, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथ की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था, यानी 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे उनकी मौत हो गई। देखा लेखक ने कि जो बाहें लोगों को अपने गले लगाने के लिए हर समय आतुर रहती थी, और जब देखा कि जब लास्ट टाइम लेखक ने देखा तो वो एकदम सूजी, क्योंकि उसमें गैंग्रीन रोग पकाऊ फोड़ा हो गया था, तो उनकी जो उंगलियां थी वो सूजी हुई थी और ताबूत में उनकी जो बॉडी थी वो ताबूत में लेटी हुई पड़ी थी। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा है और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे, यानी कुछ पादरी लोग और रघुवंश जी उनके मित्र थे, जो उनका बेटा, क्योंकि रघुवंश उनका घनिष्ठ मित्र था फादर बुल्के का, उनके बेटा उसे उतार रहे थे और राजेश्वर जी जो उनके मिलने वाले थे वो उन्हें उस गाड़ी से, नीले रंग की गाड़ी से उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। यानी लेखक कहना चाहता है कि घनी पेड़ों की छां के नीचे उनकी कब्र को खोदा गया और जहाँ ऐसा लगता था कि कब्र उनसे मिलने के लिए आतुर हो रही है। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आवरणों से दबे हुए थे, सिमट आए थे। यानी कि उस पर लेखक ने बताया है कि इतने सारे जो लोग थे, पादरी लोग थे, मसीह समाज क्रिश्चियन समुदाय के लोग थे, बहुत सारे डॉक्टर वगैरह थे, वो सब उनकी कब्र के चारों ओर थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पारकल तोयना के द्वारा, यानी जो रांची के जो फादर पास्कल थे, उन्होंने उनकी अंतिम संस्कार की विधियां पूरी की। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे ही रत्न और पैदा हों। यानी इसके बाद सेंट जेवियर्स के रेक्टर जो फादर पास्कल थे,
उन्होंने उनके लिए श्रद्धांजलि में कुछ उनकी श्रद्धांजलि अर्पित कर के लिए एक शब्द बोले कि फादर बुल्के अब इस दुनिया से जा रहे हैं और इस धरती पर ऐसे रत्न और पैदा हों, यही हम विश्वास करते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा। यानी लेखक कहता है कि क्योंकि उनका परिवार यहाँ नहीं रहता था, उन्हें नहीं लगता था कि इतने लोग उनकी सन्यासी उनकी मृत्यु पर रोएंगे, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है। शाही फैलाना का मतलब है जैसे शाही फैल जाती हो, अंदर शब्दों को गिना नहीं जा सकता, वैसे ही इतने सारे लोग जो उनके मरने पर रो रहे थे उन्हें गिनना मुश्किल था। इस तरह हमारे बीच में वह चला गया और हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर उसकी सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में और उनके निकट थे। किसी यज्ञ की पवित्र आग की आज की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा निधि, यानी लेखक उस फादर बुल्के के लिए नतमस्तक होता है, उसकी यादों के लिए, उसकी मानवीय करुणा के लिए, और जो उसकी स्मृति, उसकी यादों में जो उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उसको वो याद करके वह नतमस्तक होना चाहता है। उसके लिए उसके मन में, लेखक के मन में फादर बुल्के के प्रति श्रद्धा उमड़ती है। तो बच्चों, अब तक यही बताया कि जो फादर बुल्के थे उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके परिवार के लोग इतनी भारत से इतनी दूर हैं, इसके बावजूद भी उनकी मृत्यु पर रोने वाले इतने लोग भी हो सकते हैं, ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा। और जब उनकी डेड बॉडी जा रही थी, जब उनकी कब्रगाह तक उन्हें ले जाया गया था, तो उनके साथ जो भीड़ थी वो ऐसा लगता था कि उन्हें गिनना मुश्किल है, उनको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अगर उनके नाम लिखना शुरू कर रहे हैं, लेखक का तात्पर्य ये था, अगर उन्हें लिखना शुरू कर दें उनके नाम, तो ऐसा लगेगा जैसे पेज पर शाही बिखेर दी। जैसे शाही, यानी इतने सारे नाम थे कि उनको गिनना मुश्किल था। तो लेखक यही कहना चाहता था कि फादर बुल्के जो थे वो विदेशी होने के बावजूद भी उनके मन में हमेशा हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के उत्थान के विषय में चिंता बनी रहती थी। वो इस बात से चिंतित रहते थे कि इतने हिंदी भाषी लोग होने के बावजूद भी देश का हिंदी भाषा का उत्थान क्यों नहीं होता। वो इसके विषय में क्यों नहीं सोचते कि हिंदी भाषा सबसे आगे रहे। ये चिंता उनके मस्तक पर हमेशा झलकती रहती थी। अब बच्चों, मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स बताना चाहूँगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। लेखक कहना चाहता है कि जैसे देवदार का वृक्ष कैसा होता है, बहुत विशाल होता है, जिसकी छाया में जो लोग होते हैं, रास्तागीर होते हैं, वो उन्हें आराम मिलता है, विश्राम मिलता है। ऐसे ही फादर जहाँ उपस्थित होते थे, जिस घर में जाते थे, जिस जगह वो सांत्वना देते थे, जिस जगह वो प्यार की भाषा देते थे, अपने सुझाव देते थे, ऐसी जगह लोगों को एक ऐसा लगता था कि जैसे उनके ऊपर किसी बड़े की छाया हो। इसलिए फादर की उपस्थिति लोगों को देवदार के वृक्ष की छाया जैसी नजर आती थी। जैसे देवदार की छाया में बैठ के गर्मी से परेशान लोगों को एक राहत मिलती है, ऐसे ही लोगों को, परेशान लोगों को, उनकी दी हुई सांत्वना, उनके दिए हुए सुझाव मन को लोगों को सांत्वना देने वाले होते थे। सेकंड क्वेश्चन है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। भाई, भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग इसलिए हैं कि उन्होंने
भारतीय विषय को लेकर ही पीएचडी की, बीए की, किए, एमए किया और हिंदी भाषा पे, यहाँ तक कि हिंदी भाषा के ही वो क्या बने, विभागाध्यक्ष एचओडी बने और हिंदी के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। और भारतीय संस्कृति यानी राम हमारे क्या है, हमारी संस्कृति के मूल आधार है और उन्होंने उसको ही अपने पीएचडी का विषय बनाया। वो चाहते थे यूरोप की किसी संस्कृति का ले सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने भारतीय संस्कृति के जो मूल हैं राम के ऊपर पीएचडी की और उन्हीं के विषय में जानने की जिज्ञासा को बताया, भारतीय संस्कृति से रूबरू हमें कराया और खुद को भी अपने आप को संस्कृति से जुड़ा हुआ महसूस किया, इसलिए वो भारतीय संस्कृति के अभिन्न हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो इसमें उन्होंने जैसे कि नील पंछी का वो किया, उन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए वो क्या बोला, बाइबल को हिंदी में ट्रांसलेट किया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिससे उनके हिंदी प्रेम प्रकट होता है कि उन्हें हिंदी से बहुत लगाव था। यहाँ तक कि वो हिंदी के विभागाध्यक्ष बने और हिंदी के उत्थान के लिए वो प्रयास करते रहे आजीवन। इससे ऐसा लगता है कि वो उन्हें हिंदी से बहुत अधिक प्रेम था। अगला क्वेश्चन है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। फादर बुल्के की छवि कैसी है? देवदार के पहला क्वेश्चन की तरह है, जैसे लोगों को सांत्वना देने वाली है, लोगों को प्यार देने वाली है, लोगों को एक सांत्वना की तरह, लोगों की ऐसा लगता है जैसे एक बड़ा लोगों को एक छत्र छाया रहती है, ऐसी छाया, वो ऐसी छवि उनकी उभरती है कि वे लोगों को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय लोगों के हर सुख दुख में शरीक होते थे, उन्हें सही रास्ते पर चलने का सुझाव देते थे, उन्हें क्या उचित है क्या अनुचित है इसकी राय देते थे। इससे ऐसा पता चलता है कि फादर बुल्के की छवि बहुत ही अच्छी है। अगला है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, क्योंकि उनके मन में लोगों के प्रति प्रेम भरा हुआ है, मानव जाति के लिए, हर व्यक्ति के लिए उनके मन में एक करुणा थी, प्रेम था। इसलिए लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है कि उनके मस्तक पर, उनके हृदय में लोगों के प्रति प्रेम की भावना हर समय दिखाई देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? यानी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि फादर बुल्के, परंपरागत सन्यासी क्या होते हैं? परंपरागत सन्यासी वो होते हैं कि घर बार छोड़ा, उनसे दुनियादारी से कोई मोह नहीं हो, लेकिन जो फादर बुल्के थे इन सबसे अलग, उन्हें समाज से, लोगों से प्रेम था, उनके सुख दुख में वो हमेशा शरीक होते थे। यानी परंपरागत जो छवि होती है वो उन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं होता, वो किसी भी लोग के सुख दुख में शामिल नहीं होते, उन्हें ईश्वर से मतलब होता है, घर बार से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। लेकिन फादर बुल्के को इन सब से मतलब होता। फादर बुल्के हर एक के दुख सुख में खड़े रहते थे, उन्हें सही सलाह देते थे और यही कारण था कि जब फादर बुल्के की डेथ हुई, उनका परिवारी जन वहाँ नहीं था, इसके बावजूद भी लोगों में रोने वालों की संख्या कम नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय मीन्स बाबा, इसका मतलब क्या है? बीच में आया था, नम्र आँखों को गिरना शाही फैलाना है। यानी नम आँखों की, जब फादर बुल्के मरे, उनकी डेथ हुई, तो वहाँ पर लोगों को
लोगों के नाम लिखना, ऐसा लगता था कि जैसे, यानी इतने सारे लोग वहाँ इकट्ठे थे कि अगर उनके नाम लिखना लेखक शुरू करें तो ऐसा लगे कि पेज पर स्याही बिखर गई हो। यानी कहने का तात्पर्य, लेखक का कहने का तात्पर्य ये है कि फादर बुल्के की मृत्यु पर लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठी थी, इतने लोग एकत्रित थे, इस समाज के पादरी लोग, साहित्य समाज के लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को मानने वाले लोग, सब लोग उनकी जो डेड बॉडी के आसपास जाकर आंसू बहा रहे थे। उन्हें गिनना ऐसा लगता था जैसे कि स्याही फैला दी हो पेज पर, उनके नाम लिखने के में ऐसा लगता हो जैसे स्याही फैला दी हो। अगला है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। यानी उदास शांत संगीत का मतलब होता है कि जो देखा है कि जो धम 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 म्यूजिक करता है वो थोड़ा सा असर देता है दिमाग को, उसके बाद भूल जाता है। लेकिन फादर बुल्के की जो याद है, फादर बुल्के का जो दुख है, शोक है, वो ऐसा लगता है कि उनकी जो बातें हैं, जो शांत जो उदास संगीत होता है उसका असर बहुत समय तक रहता है, आदमी गुनगुनाता रहता है। ठीक है, तो ऐसी उनकी छवि थी, उनके जो गाने थे उन्हें याद करना उदास संगीत के जैसा है। अब है, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? लेखक क्वेश्चन करता है कि आपको कैसे लगता है कि भारत क्योंकि आने का विचार उन्होंने क्यों बनाया होगा? हमारे विचार से यही है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा, इसलिए उनके मन में ये जिज्ञासा थी भारतीय संस्कृति को, भारत भूमि को, भारत देश को जानने की, इसलिए उन्होंने भारत में आने का मन बनाया। अगला क्वेश्चन है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैमशैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के को अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावना व्यक्त हुई है? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? तो लेखक यही कह रहा है कि ऐसा लगता है इन शब्दों से कि जो फादर बुल्के थे अपनी जन्मभूमि को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम है, और हमें भी ये, हमारा भी ये कर्तव्य है कि हमें अपनी जन्मभूमि से प्यार करना चाहिए, क्योंकि वह हमारी मातृभूमि है और हमें जीवन को देने वाली है। तो बच्चों, आप इसके, मैं PDF इसके क्वेश्चन आंसर्स की भेजूंगी, आप सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताती हूँ क्वेश्चन, वो मोस्टली आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं और समझने हैं। इसके अलावा चैप्टर बारीकी से रीड करने हैं, क्योंकि MCQ जो आएंगे वो आपके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू बेटा। यस।